गंगा किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे किसी ऋषि को मंत्र रचते देखिए। उनके उच्चारण में ऐसी लय है कि सागर की लहरों की तरह ध्वनि की तरंगें उठती है। यही ऋषि बाद में वेदों की रचना करते हैं, जिनकी वाणी सदियों तक स्मृति में सुरक्षित रहती है। इस कहानी में हम उसी संस्कृत भाषा की यात्रा को समझेंगे। माना जाता है कि यह दुनिया की सबसे पुरानी, निरंतर चलने वाली भाषा है। साथ ही इसके वैज्ञानिक पक्ष, आधुनिक स्थिति, राजनीतिक विवाद और सांस्कृतिक दार्शनिक महत्व पर भी बात करेंगे। वेदों से लेकर आधुनिक काल तक की यात्रा। प्राचीन काल, वेदों की रचना और मौखिक परंपरा। संस्कृत में रचित सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद है, जिसका समय मध्य से लेकर उत्तरार्ध दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। विद्वानों के अनुसार इन मंत्रों को पहले लिखकर नहीं, बल्कि कठोर मौखिक परंपरा के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी संजोया गया। यही कारण है कि इस दौर से कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। लिपियों का विकास। तीसरी सदी ईसा पूर्व से पहले संस्कृत के लिए कोई लेखन लिपि प्रमाणित नहीं है। बाद में ब्राह्मी और खरोष्ठी जैसी लिपियों के माध्यम से संस्कृत को लिखित रूप मिला। ब्राह्मी में प्रत्येक व्यंजन में अंतर्निहित स्वर होता है और स्वरों को अलग चिन्हों से बदला जा सकता है। प्रारंभिक अभिलेख। लिखित संस्कृत के सबसे पुराने प्रमाण प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व ईसा के आरंभ से हैं। अयोध्या अभिलेख 1-2 BCE का है और ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। इसमें राजा धनदेव द्वारा अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है। हाथीबड़ा घोसुंडी अभिलेख 2 BCE भी ब्राह्मी लिपि में है और वासुदेव संकर्षण मंदिर के निर्माण का वर्णन करता है। ये अभिलेख दिखाते हैं कि संस्कृत 2000 साल से अधिक पुरानी लिखित परंपरा वाली भाषा है। पाणिनि और शास्त्रीय संस्कृत। लगभग 5वीं शताब्दी BCE में वैयाकरण पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ लिखा, जिसमें 3949 सूत्र हैं। यह विश्व की सबसे पुरानी पूर्ण व्याकरणिक कृति है और इसने संस्कृत को अत्यंत संरचित एवं मानकीकृत रूप दिया। पाणिनि पूर्ववर्ती विद्वानों की परंपरा समेटते हुए ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान एवं प्रतिरूपों मेटारूल का वैज्ञानिक ढंग से उपयोग करते हैं। मध्य युग से आधुनिक काल लिटर्जिकल और साहित्यिक भाषा। मध्यकाल में संस्कृत हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों की पूजा भाषा बनी रही। संस्कृत का प्रयोग गद्य काव्य, नाटक, विज्ञान, खगोलशास्त्र, आयुर्वेद, गणित आदि के हजारों ग्रंथों में हुआ। ब्राह्मी से देवनागरी तक समय के साथ ब्राह्मी से अलग अलग क्षेत्रीय लिपियां विकसित हुईं, जिनमें देवनागरी प्रमुख है। देवनागरी में प्रत्येक अक्षर एक विशिष्ट ध्वनि से जुड़ा है और ध्वनियों के आधार पर वर्णों का क्रम वर्णमाला के वैज्ञानिक सिद्धांतों पर रखा गया है। आधुनिक काल। भारत की स्वतंत्रता के बाद भी संस्कृत में 3000 से अधिक नए ग्रंथ लिखे गए हैं। देवनागरी के अलावा रोमन ट्रांसलिटरेशन, बंगाली, गुजराती आदि में भी संस्कृत लिखी जाती है। 2. क्या संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है? यह प्रश्न अक्सर भावनात्मक बहस में बदल जाता है। आदिम लिखित भाषाएं वैज्ञानिक दृष्टि से सबसे पुरानी ज्ञात लिपियां सुमेरियन और अक्कादियन की है, जो कम से कम 4600 वर्ष पुरानी है, और मिस्र की चित्रलिपि भी इसी काल से है। संस्कृत की प्राचीनता। संस्कृत के सबसे पुराने उपलब्ध पाठ वेद लगभग 1500 से 1200 BCE के बीच मौखिक रूप में रचे गए। लिखित अभिलेख 2000 साल से अधिक पुराने हैं, लेकिन इससे भी पुरानी लिपियां मौजूद हैं। इसीलिए संस्कृत को दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कहना वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है, बल्कि यह दुनिया की सबसे प्राचीन निरंतर परंपरा वाली भाषाओं में से एक है। तमिल बनाम संस्कृत विवाद। तमिल विद्वान अक्सर दावा करते हैं कि तमिल उससे भी पुरानी है। कुछ लोग संगम साहित्य को 7000 वर्ष पुराना बताते हैं, लेकिन अधिकतर विद्वान इसे 2300 से 2800 वर्ष पुराना मानते हैं। अतः दोनों भाषाओं की प्राचीनता पर राजनीतिक आग्रह नहीं, बल्कि पुरातात्विक साक्ष्य और भाषा वैज्ञानिक अध्ययन आधारित निष्कर्ष जरूरी है। संस्कृत और विज्ञान। व्याकरण से कंप्यूटर तक। पाणिनि की व्याकरणीय क्रांति। पाणिनि का अष्टाध्यायी सिर्फ व्याकरण नहीं, बल्कि औपचारिक भाषा सिद्धांत का प्राचीन उदाहरण है। इसमें पुनरावर्ती नियम, रिकर्शन, सूचनाओं के परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशंस और नियमों के लिए मेटा नियम जैसी विधियां शामिल हैं। कंप्यूटर विज्ञानियों ने बाद में इन्हीं विचारों का प्रयोग बैकस नाउर फॉर्म BNF नामक औपचारिक व्याकरण में किया।
कुछ विद्वान इसे पाणिनि बैकस फॉर्म कहने का प्रस्ताव करते हैं। एआई और नासा के दावे। 1985 में नासा के वैज्ञानिक रिक ब्रिग्स ने एक शोध पत्र में दिखाया कि संस्कृत वाक्य का पारिभाषिक अनएम्बिग्युअस रूप कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ज्ञान प्रतिनिधित्व से मिलता जुलता है। उनका दावा था कि संस्कृत व्याकरण से ऐसे वाक्य तैयार किए जा सकते हैं जिन्हें कंप्यूटर आसानी से समझ सके। हालांकि इस पर आधारित सोशल मीडिया की वह अफवाह कि नासा सुपर कंप्यूटरों को संस्कृत में प्रोग्राम करना चाहता है पूरी तरह गलत है। फैक्ट चेकिंग वेबसाइटों ने स्पष्ट कहा है कि नासा ने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई। एक आईआईटी प्रोफेसर ने बताया कि संस्कृत सहित कोई भी प्राकृतिक भाषा प्रोग्रामिंग के लिए सीधे उपयोगी नहीं है और इस तरह की खबरें व्याकरण विज्ञान के लिए हानिकारक हैं। ध्वन्यात्मक और लिपिगत वैज्ञानिकता। देवनागरी की वैज्ञानिक संरचना। देवनागरी एक अबुगेड़ा लिपि है जिसमें प्रत्येक व्यंजन एक अंतर्निहित स्वर के साथ आता है और स्वर चिन्हों से बदला या हटाया जा सकता है। वर्णमाला का क्रम पूरी तरह ध्वन्यात्मक है, पहले कंठे, फिर तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य अक्षर। जैसे जैसे उच्चारण का स्थान आगे आता है, इससे उच्चारण सीखना आसान होता है और शोर शब्दों में भ्रम की गुंजाइश नहीं रहती। एक अक्षर, एक ध्वनि। देवनागरी का प्रत्येक प्रतीक एक विशिष्ट ध्वनि से मेल खाता है। अंग्रेजी की तरह नहीं, जहाँ एक अक्षर कई ध्वनियाँ दे सकता है। देवनागरी में अशुद्ध उच्चारण की संभावना कम है। मौखिक परंपरा में ध्वनिशास्त्र। वेदांगों में शिक्षा, फोनेटिक्स और व्याकरण महत्वपूर्ण अंग है। सही उच्चारण को इतनी प्रमुखता देने से ध्वनि और अर्थ का स्पष्ट संबंध बनता है। व्याकरण का अलौकिक गौरव। पाणिनि के नियमों के अलावा संस्कृत में संख्या, लिंग, विभक्ति, काल आदि के कई रूपों से एक ही शब्द कई अर्थ व्यक्त कर सकता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेस का एक शोध पत्र बताता है कि संस्कृत दुनिया की पहली भाषा है जिसने स्वयं का व्याकरण विकसित किया। अष्टाध्यायी के 3995 सूत्र इसकी सटीकता दर्शाते हैं। 4. आधुनिक युग में संस्कृत की स्थिति। सीमित लेकिन जीवित समुदाय। आधिकारिक स्थिति और संस्थान। भारत के संविधान में संस्कृत 22 अनुसूचित भाषाओं में शामिल है। उत्तराखंड 2010 और हिमाचल प्रदेश 2019 ने इसे अपनी द्वितीय राजभाषा बनाया। देश भर में लगभग 5000 परंपरागत पाठशालाएं और 14000 आधुनिक स्कूल संस्कृत पढ़ाते हैं। 22 से अधिक कॉलेज विश्वविद्यालय इसे समर्पित हैं। जनसंख्या आंकड़े। 2011 की जनगणना में केवल 24,821 लोगों ने संस्कृत को अपनी मातृभाषा बताया। कुल आबादी का लगभग 0.002%। विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल युग में यह संख्या और घट रही है क्योंकि अधिकांश स्कूल इसे द्वितीय या तृतीय भाषा के रूप में ही पढ़ाते हैं। मीडिया और साहित्य। ऑल इंडिया रेडियो 1974 से रोजाना समाचार बुलेटिन प्रसारित करता है। 1970 से सुधर्मा नामक दैनिक समाचार पत्र और कई साप्ताहिक पत्रिकाएं भी प्रकाशित हो रही हैं। गांवों की प्रयोगशालाएं। कर्नाटक का मत्तूर गांव प्रसिद्ध है जहां लगभग 5000 निवासी दैनिक बातचीत में संस्कृत का उपयोग करते हैं। यह गांव अनेक संस्कृत विद्वानों को जन्म दे चुका है। सांगीतिक और सांस्कृतिक उपयोग। भारतीय शास्त्रीय संगीत। संस्कृत भारतीय संगीत की जड़ों में रची बसी है। प्रणव जर्नल ऑफ फाइन आर्ट्स के एक लेख के अनुसार भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपरा वेदकालीन संस्कृत से जुड़ी है। सामवेद को संगीत का स्रोत माना जाता है और नाट्यशास्त्र, संगीत रत्नाकर आदि संस्कृत ग्रंथ संगीत सिद्धांत पर आधारित है। कर्नाटक संगीत की अधिकांश रचनाएं तेलुगु और संस्कृत में है और कई प्रसिद्ध रचनाकार संस्कृत में पारंगत थे। योग और आयुर्वेद। योग की अवधारणा ऋषि पतंजलि के योग सूत्र और उपनिषदों पर आधारित है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में दर्ज योग में मुद्राएं, ध्यान और मंत्र उच्चारण शामिल है। आयुर्वेद के शास्त्रीय ग्रंथ चरक संहिता, सुश्रुत संहिता सभी संस्कृत में है। केरल आयुर्वेद के अनुसार आयुर्वेदिक सूत्रों, औषधियों और उपचार विधियों का पहला लेखन संस्कृत में हुआ था और इन काव्यात्मक श्लोकों को समझने के लिए संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है। एक शोध पत्र बताता है कि संस्कृत के बिना आयुर्वेदिक ग्रंथों का सही अर्थ निकालना संभव नहीं, क्योंकि यह भाषा बहुअर्थी और संदर्भ विशिष्ट है।
योग आयुर्वेद शिक्षण। योग और आयुर्वेद की शिक्षिका डॉक्टर उर्मिला आर पाटिल बताती हैं कि आधुनिक चिकित्सक और योग प्रेमी मूल संस्कृत शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं क्योंकि अंग्रेजी अनुवाद पूर्ण अर्थ नहीं दे पाते। संस्कृत का अध्ययन करने से इन परंपराओं की गहराई को समझा जा सकता है। 5. भाषा नीति और राजनीतिक विवाद। 3 भाषा सूत्र। 1968 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय एकता बढ़ाने के लिए 3 भाषा फॉर्मूला लागू किया। विद्यार्थी अपनी मातृभाषा के साथ साथ हिंदी और एक अन्य भारतीय/विदेशी भाषा सीखे। कई उत्तरी राज्यों ने तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत चुनी। तमिलनाडु की द्रविड़ पार्टियों ने इसे हिंदी संस्कृत थोपने की कोशिश बताकर विरोध किया और कहा कि इससे तमिल संस्कृति को खतरा है, जबकि अन्य दक्षिणी राज्यों ने इसे अपनाया। अनुदान विवाद। 2025 के एक समाचार के अनुसार केंद्र सरकार ने 2014-2025 के दौरान संस्कृत के लिए 2,522.59 करोड़ रुपये आवंटित किए, जबकि तमिल और अन्य दक्षिण भारतीय भाषाओं को इससे बहुत कम अनुदान मिला। आलोचकों का तर्क है कि जब संस्कृत बोलने वालों की संख्या मात्र कुछ गांवों में सीमित है, तब इतनी बड़ी धनराशि देना पक्षपात है। निष्पक्ष दृष्टिकोण। इन विवादों के बावजूद ध्यान देने योग्य है कि संस्कृत कोई किसी एक समूह की भाषा नहीं, यह भारतीय ज्ञान परंपरा की साझा विरासत है। भाषा नीति में संतुलन और सभी भाषाओं के लिए समान अवसर आवश्यक है। 6. संस्कृत का सांस्कृतिक और दार्शनिक महत्व। वेद, उपनिषद और दर्शन। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग हैं। इन्हें वेदांत भी कहते हैं। एक लेख के अनुसार उपनिषदों की रचना मौखिक रूप में संस्कृत में हुई और उनके शुरुआती संस्करण पहली सहस्राब्दी BCE में रचे गए। परंपरागत रूप से 200 से अधिक उपनिषद माने जाते हैं, जिनमें 11 या 13 मुख्य हैं। उपनिषद कर्म, आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष जैसे दार्शनिक विषयों पर केंद्रित है और इन्होंने हिंदू, जैन, बौद्ध दर्शन को गहरे तक प्रभावित किया। भारतीय ज्ञान परंपरा शोध पत्रों में उल्लेख है कि संस्कृत धर्मशास्त्र, पुराण, महाकाव्य, नाटक, विज्ञान, गणित, ज्योतिष, चिकित्सा आदि हर क्षेत्र की ज्ञान परंपरा को संरक्षित करने का माध्यम रही है। रामायण, महाभारत, उपनिषद, पुराण, कालिदास के नाटक, ये सभी संस्कृत साहित्य की धरोहर है। अन्य धर्मों में योगदान। संस्कृत का प्रभाव बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी दिखाई देता है। अनेक बौद्ध सूत्र और जैन आगम संस्कृत में लिखे गए हैं। कला और संगीत का दिव्य स्रोत। भारतीय शास्त्रीय संगीत के अनेक स्रोत संस्कृत ग्रंथों में हैं। प्रणव जर्नल के लेख में कहा गया है कि भारतीय संगीत की जड़ें वैदिक संस्कृत काल तक जाती है। सामवेद को संगीत का मूल फाउंटेन हेड माना जाता है। संगीत रत्नाकर, नाट्यशास्त्र जैसे ग्रंथों में राग, ताल और भाव का वर्णन है, जिनसे कर्नाटक और हिंदुस्तानी संगीत विकसित हुआ। भाषा और रचनाकार। कर्नाटक संगीत की अधिकतर रचनाएं तेलुगु और संस्कृत में हैं और कई संगीतकार संस्कृत के विद्वान थे। योग, आयुर्वेद और चिकित्सा। आयुर्वेदिक ग्रंथ। आयुर्वेद का ज्ञान अथर्ववेद के उपवेद में समाहित है और प्राचीन उपचार सूत्र, औषधि सूची और जीवन शैली के नियम संस्कृत में लिखे गए। बिना संस्कृत के इन श्लोकों का सही अर्थ निकालना कठिन है। योग की भाषा। योग की परंपरा ऋग्वेद, उपनिषद, भगवद गीता और पतंजलि के योग सूत्र पर आधारित है। मंत्रों और आसनों के नाम संस्कृत में होने से यह भाषा योग का अभिन्न अंग बनी हुई है। प्रशिक्षकों का मानना है कि मूल संस्कृत शब्दों से अभ्यास का सही अर्थ मिलता है। निष्कर्ष: संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं, यह भारत की स्मृति, विज्ञान, कला और आध्यात्मिक खोजों का समृद्ध कोश है। यह सच है कि संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी भाषा नहीं, मगर यह सबसे पुरानी जीवित परंपरा वाली भाषाओं में से है, जिसके रचे ग्रंथ आज भी मानवता को दिशा देते हैं। आधुनिक समय में इसके बोलने वालों की संख्या कम है, फिर भी योग, आयुर्वेद, संगीत और दर्शन के माध्यम से यह भाषा हमारे जीवन में सजीव है। एक संतुलित भविष्य के लिए जरूरी है कि संस्कृत सहित सभी भारतीय भाषाओं को सम्मान और संसाधन मिले, तभी हम अपनी बहुभाषी विरासत को संभालकर वैश्विक ज्ञान को समृद्ध बना पाएंगे।